आई होप कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिहार 4.0 इन स्टेट की लगातार टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल है तो शिक्षक, पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे से। यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल होता है, मतलब जैसे कि क्लास में जो शिक्षक जो है अपने छात्र से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या प्रश्नों की श्रृंखला को की जो प्रश्न को पूछते हैं, तो बच्चे जब उसमें उत्तर नहीं दे पाते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं, तो इन किस कारणों की वजह से होते हैं, उसमें क्या होगा कि तो शिक्षक क्या करेंगे। इसका ऑप्शन क्या है, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह, सजा, डांटना, उसकी असफलता का कारण समझे। देखिए, पहला काम तो हमें कुछ बच्चे सीटेट के भी होंगे, तो सीटेट में क्या था, नेगेटिव वर्ड जो है तो वो अलाउ नहीं था, क्योंकि एनसीएफ ने नेगेटिव वर्ड्स को कभी फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जो है नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते। ठीक है, तो क्या है, पहला ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, सजा, डांटना, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो शिक्षक क्या करे, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह। देखिए, बच्चे पढ़ते हैं पर उन कहीं ना कहीं से उनकी कमजोरियां जो है निखर के आती है, तो वो उस कमजोरियों को ठीक करने के लिए ही शिक्षक होते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या होगा, उसकी असफलता का कारण समझें। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी असफलता का कारण समझे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। क्या है कि उसकी असफलता का कारण समझे, कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, किस वजह से गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान, चर्चा या चित्रण। देखिए, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में के माध्यम से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, पहला ऑप्शन सकारात्मक श्रुतलेख, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, व्यक्तिगत जवाबदेही। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, सकारात्मक श्रुतलेख होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव होना चाहिए। सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है कौन सा, सकारात्मक श्रुतलेख नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, सहकारी अधिगम से तात्पर्य, सहकारी अधिगम से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया जो जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। ठीक है, मतलब कि आमने सामने बोल के लिखना होता है, तो ये सहकारी शिक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रिया का प्रयोग इससे बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन माध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख, विशिष्ट, उपरोक्त, सभी। तो इसका क्या होगा, मध्यम श्रेणी भी होगा, क्रिया उन्मुख भी होगा, विशिष्ट भी होगा और उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, किसी विशेष आपत्ति को लिखने के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह प्राय मापने योग्य, कार्रवाई उन्मुख एवं विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब मापने योग्य होना चाहिए, आप किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, ये एक मापन के हिसाब से होना चाहिए कि कितना लिखना है और कितनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से उस आपत्ति को जानने में सहायता मिलती है और वह कितना अधिक या कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5, किसी कार्य के लिए किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, उद्देश्य, प्रक्रिया, रणनीति, उपयुक्त, सभी। तो इसका इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, उद्देश्य। आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका मतलब अनुक्रम अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया जो है वो एक उद्देश्य तरीके से होना चाहिए, कि मतलब आपको एक उद्देश्य होना चाहिए। आपको जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़ के चढ़ते हैं, तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको पहले पे चढ़ना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसी तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए अनुक्रम स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमण विधि का विकास, पहला ऑप्शन सहयोगात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक क्षमता, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो भ्रमण विधि का विकास किससे हो सकता है,
सहयोगात्मक प्रवृत्ति हो सकता है, ठीक, रचनात्मक क्षमता हो सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, और सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए भ्रमण विधि का विकास जो होता है सहयोगात्मक अभिव्यक्ति से होता है। जैसे आप मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं कि पिकनिक, छोटे बच्चों को पिकनिक लिया जाता है, पिकनिक ले जाया जाता है, तो अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है, जो एक बच्चे को नहीं पता होता वो दूसरे को पता होता है, ठीक है। इसी तरीके से रचनात्मक संकाय का प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। शैक्षिक भ्रमण जो है, मतलब आप भ्रमण ऐसा नहीं कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वो भ्रमण कैसा होना चाहिए, शैक्षिक भ्रमण होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब पढ़ने, कुछ सीखने उद्देश्य से जा रहे हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों को वो क्या बनाते हैं, रोचक ढंग से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भ्रमण विधि जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इससे उन्हें चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। जैसे अब आपको कुछ भी सीखना है तो आप प्रत्यक्ष रूप से जाके सामने जो देखेंगे आप वो आपको आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, प्रत्यक्ष भ्रमण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक क्षमता होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सहयोगात्मक प्रवृत्ति मैंने बताया कि जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आपके सहपाठी है और आपके, और रचनात्मक क्षमता है कि आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसा क्या चीज़ है। और प्रत्यक्ष ज्ञान आपको सामने सामने जो चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, ठीक। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, मतलब ये इस लाइन का मतलब है कि सभी बच्चों में, सभी बच्चों के पास सीखने के लिए, सभी बच्चों के पास अधिकार है सीखने के लिए। कोई मतलब रोक के नहीं रखा है कि उनको कक्षा में रोक के रखें कि इनको सिखाना है इनको नहीं सिखाना है। सबको क्या करना है, साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है, जॉन डेवे, फ्रेडरिक हॉर्बोट, फ्रोबेल और मोंटेसरी। तो ये किसका है, ये फ्रोबेल का है, ठीक है। किसका है, फ्रोबेल का। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, यह फेडरिक फ्रोबेल द्वारा कहा गया था। और फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षक थे। कौन थे, जर्मन शिक्षक थे, ठीक है। कौन थे, जर्मन शिक्षक थे, ठीक है। चलिए, और इन्होंने ही किंडर गार्डन विधि का आविष्कार भी किया था। किसका, किंडर गार्डन विधि का। एक मिनट लिख देते हैं हम, किंडर गार्डन, ठीक है, इसके जनक भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। पहला ऑप्शन, शिक्षण विधियां, शिक्षक, छात्र और सामग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां नहीं है, ठीक है। देखिए त्रिगामी कौन कौन होते हैं, तो त्रिगामी में शिक्षक हैं, छात्र हैं और सामग्री। मतलब आपका कंटेंट क्या है, शिक्षक द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो, और छात्र द्वारा वो कंटेंट को सीखा जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये त्रियामी जो है, ये त्रिध्रुवीय बोलते हैं या त्रियामी बोलते हैं और इनको कौन दिया था, जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। और इनमें तीन चीज़ें शामिल थी, मैंने बताया, शिक्षक, छात्र और सामग्री। सामग्री मतलब कंटेंट, जो आपका पाठ्यक्रम हो। आप सामग्री जो है पाठ्यक्रम हो सकता है, ठीक है। और इसी को टीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये निगेटिव था इसलिए क्या है, शिक्षण विधियां हैं, ठीक है। ठीक। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है। देखिए ये सबसे आसान है, इसको बोलते हैं पाठ योजना। और बहुत से बच्चे जब बीएड कर रहे थे तो पाठ योजना बनाना पड़ता था, लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, ठीक है। शिक्षक द्वारा जो है पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई जो योजना, जैसे हम जब, जैसे आप लोग जो है बीएड किया तो आप लोगों ने तो पाठ योजना को तैयार किया था अपने जो, मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जाते थे, तो जो आपको पढ़ाना होता था आप उससे पहले जो भी सिलेबस तैयार करके जाते थे उसी को बोलते थे पाठ योजना। तो किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है, पाठ योजना कहलाती है, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका योगदान था, फ्रोबेल था, ठीक है। देखिए फ्रोबेल कौन थे, ये जर्मन शिक्षक थे, ठीक। इसको मैंने पहले अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फ्रोबेल कौन थे, एक जो है ये जर्मन शिक्षक भी थे, ठीक है जी। और शैली प्रतिविधि क्या है, ये शैली गतिविधि
खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको फ्रेडरिक फ्रेवल ने दिया था। उनका मानना था कि खेल बचपन में मानव विकास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। देखिए, खेल से इनका ये मानना था कि बच्चों की जो विकास है वो खेल के माध्यम से होती है, और इन्होंने खेल पे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, क्योंकि वह अकेले ही बच्चे की आत्मा में जो कुछ है उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। जैसे आप अकेले भी बैठ के खेल सकते हैं। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि आप अकेले भी अपने को अंदर से इनबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और कौन बोला था इसको? फ्रोबेल ने बोला था। ठीक, इस पर हम टिक भी कर देते हैं। इसको कौन बोला था? फ्रोबेल ने बोला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास और सोच है। तो पहला ऑप्शन धीमा, तार्किक स्थिर है। अकेंद्रित, धीमा, कुछ हद तक अकेंद्रित, स्थिर है। तार्किक, स्थिर है, कुछ हद तक अकेंद्रित, धीमा, तार्किक, या लास्ट ऑप्शन स्थिर है, तार्किक, धीमा, अहंकारी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धीमा, कुछ हद तक अकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक में जो बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, और सोच कुछ तक आत्म केंद्रित होती है। मतलब कि थोड़ा सा जो है विकास, जो है वृद्धि जो होती है, थोड़ा सा रुक जाता है। किसमें? बाल्यावस्था में। देखिए, कुछ बच्चे जो है सीटेट के भी हैं हमारे, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि बाल्यावस्था में क्या होती है, वृद्धि धीमी हो जाती है और सोच जो है वो थोड़ा सा आत्म केंद्रित हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि बच्चे अभी भी अपने आसपास की दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में सीख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि वृद्धि जो यहाँ पे वृद्धि धीमी का मतलब ऐसा नहीं कि वृद्धि रुक जा रही है, ऐसा नहीं है, सीख रहे हैं, लेकिन वो अपना पूर्णता नहीं सीखे हुए हैं। वो मतलब सीख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में सीखे जा रहे हैं। ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर होती है। मतलब बाल्यावस्था में क्या था, जो है वृद्धि धीमी होती है, पर मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर हो जाती है और सोच अधिक तार्किक हो जाती है। देखिए, जब आप कोई किसी चीज़ में कंटिन्यूअस आप थे, सोच रहे थे, तब आपकी क्या थी, थोड़ा सा थिंकिंग तो जो है उतना लेवल डेवलप नहीं कर पाया था। लेकिन जब आपकी वो सोच डेवलप हो गई और आपकी थिंकिंग थोड़ी सी और हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? धीमा, कुछ हद तक अकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक हो जाएगा। देखिए, कुछ बच्चे का आंसर नंबर सी भी है, और ये मेरा भी मानना है कि इसका आंसर नंबर सी भी होगा। लेकिन देखिए, जो भी आयोग ने माना है हम उसी को लेके चलेंगे। हम आयोग के खिलाफ नहीं चलेंगे। ठीक है, हमें आयोग के अनुकूल चलना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जीन पियाजे आ गए हैं, और सीटेट में भी हमने जीन पियाजे बहुत पढ़ा है। तो ऐसा है कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें जॉब नहीं मिलेंगी। ठीक है, हमें इनसे लड़ना ही होगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण होगा। बहुत सारे बच्चों को ये आ भी रहा होगा। देखिए, कुछ बच्चे क्या होंगे, इस क्वेश्चन को बड़ा देखने के बाद थोड़ा सा डर गए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि जीन पियाजे जी हैं, और जीन पियाजे का मुख्यतः क्या था? मुख्यतः था केंद्रीकरण था। ठीक है, इनका क्या था? केंद्रीकरण पे ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, ध्यान केंद्रित मतलब सेंटरेशन। ठीक, देखिए, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, लेकिन केंद्रीकरण को आप समझिए, इसको बोलते हैं सेंटरेशन। क्या बोलते हैं? सेंटरेशन। ठीक है, देखिए हम लिख भी देते हैं सेंटरेशन क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं, केंद्रीकरण को बोलते हैं सेंटरेशन। सेंटरेशन। ठीक है, अब आप क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसमें काफ़ी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा केंद्रीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सीखने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन, किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। बी, ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थर्ड,
छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान प्रदान करना। डी, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्र को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए फीडबैक का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन कराया जाता था इस क्लास में, तो तब जो टीचर होते थे, अगर किसी बच्चे का सही होता था तो उनको क्या देते थे? गुड देते थे, वेरी गुड देते थे, एक्सीलेंट देते थे। इससे क्या होता है? छात्रों के अंदर एक उत्साह की प्रेरणा आती है। ठीक है, काम करने के लिए क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनके सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा लेवल में बताया, मतलब थोड़ा सा मैंने ऐसा बताया कि जो आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिनका उपयोग उनकी शिक्षा का बेहतर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। चलिए, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, निर्देशों की शुरुआत और छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। तो इसका नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? नैदानिक निर्देशों के अंतर लगातार सीखने की समस्याओं का कारण और उपचार का पता लगाया जा सकता है। इस किसमें किया जाता है? नैदानिक में किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? जैसे समस्याओं का कारण जो मूल्यांकन किया जाए उसमें क्या समस्या आ रही है उसको पता लगाना और उसका उपचार करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? कारण और उपचार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शिक्षण सही शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं, वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, उपयुक्त सभी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला क्या है? वे छात्रों को बेहतर, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। वे शिक्षण सीखने के लिए प्रक्रिया में दिलचस्प बनाते हैं, जी बिल्कुल। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने में मदद भी करते हैं। ठीक है, जे आपकी अगर सीखने में दिलचस्पी है तो वो आप कितने भी लंबे समय में बैठ के आप सीख सकते हैं। ठीक है, पहला थर्ड चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ कई किताबें रखी हुई हैं, कई खिलौने रखे गए हैं, कई कपड़े रखे गए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हम बता भी देते हैं। देखिए, पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में क्या रखी गई होंगी? किताबें रखी गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, अब प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही आसान होंगे, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है, माइंड प्रेशर होता है, बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको गलत नहीं करना है, लगातार आपको जुड़े रहना है और हम एकदम अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। देखिए, हॉल केवेस्ट के अनुसार, एक जो फिलोसफर है हॉल केवेस्ट के अनुसार, पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के सुव्यवस्थित चिंतन और ज्ञान का लिखित रूप है। ठीक है, ठीक है, सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। एक मिनट, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षणों का गुण नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मक और ईर्ष्या। देखिए, सबसे निगेटिव वर्ड ईर्ष्या। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि शिक्षकों का गुण नहीं। देखिए, शिक्षक क्या होते हैं? निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं। ठीक है, अच्छा संप्रेषण कौशल है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष हैं। ठीक, उनके लिए सब बच्चे समान होते हैं और विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हैं, और एक अच्छा और वक्ता, मतलब एक सुनते भी हैं और
अच्छा बोलते भी, मतलब वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है निगेटिव क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। शिक्षकों के प्रति क्या होता है, निगेटिव नहीं होते, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता। एक शिक्षक के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को, देखिए संवेदनशीलता होना चाहिए। शिक्षक के प्रति गुण में उनकी संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करती है, ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि अच्छे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, ठीक है। इनको इनबिल्ड करना, मतलब स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता को आगे भी बढ़ाना होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, ठीक। मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा, परीक्षण, माप। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। देखिए रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, मूल्यांकन का जो है इसका रूप नहीं है। देखिए मूल्यांकन उपकरणों के समान प्रारूपों में देखिए चेक लिस्ट होते हैं, संख्यात्मक रेटिंग स्केल होता है, प्रश्नावली होते हैं, साक्षात्कार होता है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, और प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, मतलब आमने सामने से क्वेश्चन करना। इन सब के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। तो इसमें से जो निगेटिव है, मतलब नहीं पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। पोर्टफोलियो एक उपकरण है। पहला ऑप्शन समय की अवधि को छात्र के कार्यों का संग्रह, समय की अवधि को छात्र के अंकों का संग्रह, समय की अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह, उपरोक्त सभी। देखिए पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि को छात्रों के कार्यों को संग्रह करता है, ठीक। यह एक विशिष्ट विषय क्षेत्र में छात्र के ज्ञान, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र, मतलब थोड़ा सा संकुचित है। इसमें क्या होता है, छात्रों के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण के विकास की जांच के लिए शिक्षक और छात्र द्वारा उपयोग किए गए वाले साक्ष्य का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगठित कार्यों का संग्रह होता है। समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 24। खेल का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। खेल का उद्देश्य क्या है, देखिए उपयुक्त दोनों, शारीरिक और नैतिक, ठीक। ये आप लोग जानते भी हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की आवश्यकताएं, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी की आवश्यकताएं। देखिए क्यों, ये समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान की जाती है। देखिए छात्र में क्या होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं, ये सब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। और ये किसके, मतलब ये पाठ्यक्रम के द्वारा चलाए जाते हैं। पाठ्यक्रम के विकास में जो है मनोवैज्ञानिक आधार जो होती है अपनी भूमिका छात्र की जरूरतों को ध्यान में रख कर निभाता है, मतलब छात्र को क्या चाहिए वो उस हिसाब से उसको शिक्षण प्रदान करता है, ठीक। चलिए तो आपकी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। प्लीज़ जो है आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, थोड़ा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेट होते हैं और हम जो है
आप नहीं भी करेंगे तब भी हम लेके आएंगे। मजाक कर रहे हैं। ठीक है। जय हिंद, जय साथी।